हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है कंपटीशन के क्षेत्र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसमें एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से, जिस डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आपको कम से कम आप 2 नंबर ज़रूर, है ना, सिक्योर कर लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास किस चीज़ के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है ना, जो पूर्णिया बिहार में है ना, वहाँ पर 10+2 को के लिए जो है ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन बैच का डिटेल्स यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। 2 अक्टूबर 2023 से ये बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए, और बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका, है ना, 3 PM से, यानी 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे जो है, 4:30 बजे तक 1.5 घंटे की रेगुलर क्लास होगी। क्लास रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लास ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया भी जाएगा, है ना, बट अभी स्टार्टिंग जो है वो आपका 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। ठीक है, जिसमें अभी आपको जीएस, मैथ और रीजनिंग की क्लास दी जाएगी। क्लियर है, और वही आपका सिलेबस भी है बेसिकली। तो चलिए, बाकी आप लोग जो है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे कॉन्टैक्ट करिए जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं। और जो लोग ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते या दूर रह रहे हैं, है ना, वो लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स, चाहे वो जीएस के हों, साइंस के हों, मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट जो है वो हमारे लिए एक बूस्ट की तरह काम करता है। हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, है ना, बेहतर क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास किस बारे में है, तो चलिए हम लोग सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग देख रहे हैं, टाइटल देख रहे हैं, तो हमारा क्लास किसके बारे में, तो यह है प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तियों के उपनाम और उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न से है ना। तो ये किससे संबंधित है हमारा, तो प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तियों के उपनाम। उपनाम से आपने अगर बिहार एसएससी का पीवाईक्यू देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर रहा है। और जैसा मैंने कहा, जिस डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ कम से कम आपको 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना। और इस बार आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आप 8 मार्क्स जरूर इस वीडियो के बाद, है ना, सिक्योर कर लीजिए। अगर आपने इसको थोड़ली पढ़ा, इसको अच्छे से रिवाइज करके अगर आप एग्जाम में जाएंगे, तो आपको जरूर 8 मार्क्स का, है ना, फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल आप जानते ही हैं, यहां पर आपको नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो प्रथम क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना, जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या है ना, देखिए अब यहां पर जो है मैंने उल्टा ऑर्डर प्रेफर किया है ना। मतलब यहां पर आपको जो है नाम, जो उनका उपनाम है वो दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये बताना, या मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा कि ये किनका उपनाम है, और उनसे संबंधित जो भी डिटेल्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले, और मैंने इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया है, जो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत लोग ट्रिक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है ना। आप ट्रिक के अगर फेर में पढ़िएगा तो ऐसे में आप हजारों ट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगे, जिनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप ट्रिक पर ना जाकर के आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। हाँ, उनका एक ऑर्डर होना चाहिए। आप अगर रैंडम ऑर्डर में याद करेंगे तो जीएस कठिन हो जाता है ना, बट अगर आप उसको सही ऑर्डर में याद करें तो ये आपको बहुत आसानी से याद होता चला जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो पंजाब केसरी है ना, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंजाब केसरी किसका नाम है ना। पंजाब केसरी किनको कहते हैं, देखिए ये नाम है लाला लाजपत राय का। आपने सुना होगा इनका नाम, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय।
इनको क्या कहा जाता है, इनको पंजाब केसरी, इनका जन्म पंजाब से ये संबंधित है और इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। आपको अगर इनके बारे में क्या क्या डिटेल है याद रखना है आपको। ये जो है कांग्रेस में गरम दल के नेता थे, है ना। गरम दल में आपको याद हो, है ना, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, है ना। गरम दल में 3 नेता बहुत फेमस थे, है ना, और उनका ट्रायो था, एक ग्रुप था जिसको कहा जाता था लाल बाल पाल, है ना, जिसमें लाल किसके लिए था, है ना, ये लाला लाजपत राय के लिए, उसके बाद हमारा ये बाल गंगाधर तिलक के लिए, और पॉल जो है वो बिपिन चंद्र पॉल के लिए था, है ना। अभी इनको भी हम लोग, इन सबको भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग लाला लाजपत राय को पहले समझ लेते हैं। तो ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। और अगर इनकी मैं बात करूं, ठीक है, इनकी 2 बहुत फेमस बुक जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन कौन सा है। एक है आपका अनहैप्पी इंडिया, है ना, एक इनकी किताब आई थी अनहैप्पी इंडिया, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक और किताब आई थी यंग इंडिया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यंग इंडिया से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, यंग इंडिया किताब जो है ये 1916 में आई थी, इनकी किताब थी, लेकिन यंग इंडिया जो है वो एक पत्रिका है जो महात्मा गांधी जी निकालते थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, यंग इंडिया पत्रिका पूछेगा तो महात्मा गांधी होगा, है ना। लेकिन अगर यंग इंडिया किताब आपसे पूछ लिया जाए तो ये किताब किसने लिखी है, वो लाला लाजपत राय की किताब है, ठीक है। एक चीज ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए जो लाला लाजपत राय है ना, इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो इन्होंने जो साइमन कमीशन जो बना था, है ना, आपको पता होगा 1927 में साइमन कमीशन बना था, और जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके विरोध में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन किया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने लाहौर से, कहां से, है ना, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था, आंदोलन किया था, साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन, है ना, विरोध में आंदोलन, है ना, आंदोलन किया था इन्होंने। कब और ये कहां पर किया था इन्होंने, ये किया था इन्होंने लाहौर में, है ना, 1928 में, लाहौर 1928 में। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं पर क्या हुआ था कि जो वहां के जो अधिकारी थे, है ना, जिसका नाम था सॉन्डर्स, है ना, जनरल सॉन्डर्स नाम था, उन्होंने लाठी चार्ज करवाया, है ना, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय पर ये साइमन कमीशन, यहां पर जो है सॉन्डर्स के द्वारा, है ना, लाठी चार्ज हुआ, सॉन्डर्स, है ना, द्वारा ये क्या हुआ, लाठी चार्ज कराया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय की जो है ना, क्या हुए, वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे, और कुछ दिनों बाद इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब यहां से भी आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, इसी सॉन्डर्स को मारने के लिए, देखिए लाला लाजपत के राय के देहांत से भगत सिंह और बाकी जो यंग लीडर्स थे, है ना, यंग जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको बहुत ही गुस्सा आया, वो बहुत ही इससे नाराज थे, और उन्होंने, जिसमें भगत सिंह एक है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, उन्होंने सॉन्डर्स को मारने का, है ना, निर्णय ले लिया, और उन्होंने कुछ ही महीने बाद, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या कर दी 1928 में। सॉन्डर्स की हत्या कर दी, है ना, किसने हत्या की, सॉन्डर्स की हत्या की, है ना, 1928 में। किसने की भाई, ये किया था 3 लोगों ने गोली मारकर की थी, भगत सिंह, है ना, और आपका कौन है इसमें शामिल थे, राजगुरु, है ना, राजगुरु, और कौन थे, सुखदेव, है ना, सुखदेव, ये इसमें शामिल थे। आप इसको ध्यान में रखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। और आपको पता होगा इसी के लिए इन तीनों को जो है 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को क्या कर दी, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और इसलिए हम लोग 23 मार्च, आपको पता होगा कि हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, फांसी दे दी गई, है ना, दे दी गई। तो यहाँ ये डिटेल आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है,
क्या क्या डिटेल आपको ध्यान में रखना है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गरम दल के नेता थे, है ना। गरम दल में 3 लोग प्रमुख थे, है ना, जिसमें जिनको जो लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। उन्होंने 2 किताब लिखी थी, यहां पर आप देख सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, 2 इनकी किताब थी जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया था लाहौर में 1928 में, और सॉन्डर्स के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ था जिसमें ये बुरी तरीके से जख्मी हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। और सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर के की थी। और ये है ना, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए उन्होंने किया था। और इसी केस में, है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दी गई। और ये दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, है ना। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, सारा डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, है ना, और हम लोग चलते हैं। देखिए आंध्र केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देखिए आंध्र केसरी जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है टी प्रकाशम को। किसको कहा जाता है? किनको? टी प्रकाशम, है ना। टी प्रकाशम कौन है? देखिए आंध्र प्रदेश स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल था, है ना। और ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये ध्यान में रखना है, टी प्रकाशम क्या थे? पहले सीएम। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के, है ना। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको इतना डिटेल है। इस बार एसएससी सीजीएल में इससे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये सारे ही नाम अक्सर आप चाहे एसएससी के कोई भी, आप सेंट्रल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम कर रहे हैं, सब में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार केसरी। अगर बिहार के एग्जाम की बात करें तो इनका नाम तो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। बिहार केसरी, इनको एक और नाम से जाना जाता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, वो है, इनको कहा जाता है श्री बाबू, है ना। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको श्री बाबू कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये हैं कौन? ये हैं हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ये कौन है? श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, है ना। और ये कब से कब तक रहते? 1946 से 1946 से 1961 तक जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। और इनको श्री बाबू के नाम से जाना जाता है और बिहार केसरी के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अच्छा यहीं पर आप ये ध्यान रख सकते हैं, बिहार विभूति जो है, ठीक है, बिहार विभूति, आप ये तो जान ही रही है क्या है? पहले, है ना, मुख्यमंत्री, पहले सीएम, है ना, किसके? बिहार के, ठीक है। अच्छा ये जब सीएम थे तो उस समय, है ना, जो यानी बिहार के पहले जो डिप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री थे, वो थे कौन? अनुग्रह, है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह ये कौन थे? ये पहले डिप्यूटी सीएम थे बिहार के, है ना, पहले DCM में लिख देता हूं, डिप्यूटी सीएम बिहार के थे, ठीक है। और इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार अब बिहार के एग्जाम में तो अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये पहले डिप्यूटी सीएम भी थे, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, है ना, इसको इरेज कर लेते हैं और अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नाम है कि बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है ना। देखिए बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इनका नाम है आशुतोष मुखर्जी, है ना। कौन है? आशुतोष। बंगाल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है आशुतोष मुखर्जी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। ये है आशुतोष, है ना, तो आप इनका ध्यान में रखेंगे, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। ये इनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिए जो ये केसरी टाइटल से इस तरह से जो है आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एक स्लाइड में कर दिया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह और बंगाल केसरी जो है वो आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। आप ये याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, है ना, अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा अगला नाम क्या? अब देखिए
अब इस तरह के क्वेश्चन को फिर मैंने एक जगह कलेक्ट करके रखा है, ठीक है, और ये आने वाले और एक दो स्लाइड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए यहां पर क्या है कि भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है। देखिए भारत का नेपोलियन जो है किनको कहा जाता है, आपको पता होगा, है ना, गुप्त साम्राज्य के जो दूसरे शासक थे समुद्रगुप्त, है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप यहाँ पर, ये चंद्रगुप्त प्रथम के, है ना, आइए मैं ऐसे, सॉरी, चंद्रगुप्त, एक सेकंड में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के ये क्या थे, बेटे थे, है ना, बेटे थे। कौन, ये है ना समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के ये दूसरे शासक, है ना, गुप्त वंश के, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, गुप्त वंश के, है ना, ये दूसरे शासक थे। क्या थे, गुप्त वंश के दूसरे शासक थे, है ना। इन्होंने जो है ना, इनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये भी पूछा जाता है। ये कहा था इनको, है ना, ये इनको कहा था V.A. स्मिथ ने। इनका भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। इनको यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, V.A. स्मिथ ने कहा था, है ना। और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं और ये गुप्त वंश के जो हैं ये शासक थे, ठीक है। आप इसमें और क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था, इन्होंने 335 से लेकर के 300, है ना, 380 AD तक जो है इन्होंने शासन किया था। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए एक दो और चीजें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या ध्यान में रखेंगे, इन्होंने कुछ उपाधियां ग्रहण की थी जो पूछा जाता है ना, क्या क्या, जैसे इन्होंने कुछ उपाधि क्या ग्रहण की थी, इन्होंने, है ना, कविराज की उपाधि ग्रहण की थी, है ना। इन्होंने एक जो उपाधि ग्रहण की थी वो क्या था, एक तो इन्होंने, है ना, कविराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने परम भागवत, है ना, और किसकी, परम भागवत, परम भागवत, है ना, भागवत की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। इन्होंने अश्वमेघ पराक्रम, है ना, अश्वमेघ पराक्रम जो है उसकी उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी, ठीक है, पराक्रम की उपाधि ग्रहण की थी। एक और चीज यहां से जो समुद्रगुप्त से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है कि इनसे संबंधित जो अभिलेख है, ठीक है, वो तो ध्यान में ये भी रखिएगा। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, है ना, जिसको हरिसेन ने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति जिसके लेखक कौन थे, हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, है ना, यानी कि उसके दरबारी कवि थे, ये भी पूछा जाता है। और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था जिसमें इनके बारे में। इसके अलावा इलाहाबाद अभिलेख जो है, इलाहाबाद अभिलेख ये प्रसिद्ध है इनके लिए, समुद्रगुप्त के लिए, है ना। तो इलाहाबाद अभिलेख में किसके विषय में जानकारी मिलती है, वो समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त से एक और सवाल एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो आपको ध्यान में रखना है ये वीणा वादन करते थे ना, तो इनका संबंध वीणा से। ये तो बहुत बार अलग अलग एग्जाम में हिस्ट्री के टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये सारा पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, आप जानते भी होंगे इनका नाम, ये है कालिदास, है ना। भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है ना, किनको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। देखिए कालिदास के बारे में क्या सवाल जो पूछा जाता है आपको एग्जाम में, एक तो ये पूछा ही जाता है कि भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। बट इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इनकी रचनाएं, है ना, इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखना है, कालिदास की रचनाएं। देखिए इन्होंने 3 तरह की रचनाएं की थी, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले नाटक की बात करते हैं। देखिए इन्होंने जो नाटक लिखा उसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। आप ये ध्यान में रखेंगे, है ना। इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो क्या था हमारा, वो अभिज्ञान शकुंतलम था। उसके अलावा इन्होंने एक और लिखा था मालविका अग्निमित्रम, है ना, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, है ना, अग्निमित्रम इन्होंने एक, है ना, ये भी लिखा था, मालविका अग्निमित्रम नाम से ये नाटक लिखा था। इसके बाद इन्होंने महाकाव्य लिखा, है ना,
महाकाव्य लिखा जो पूछा जाता है। महाकाव्य में इनका जो प्रसिद्ध महाकाव्य है दो है, और इसमें से दोनों में से एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक कभी कभी पूछा, लेकिन पूछा वो भी गया है ना। वो क्या है, तो इन्होंने लिखा था कुमार, है ना, कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम, है ना। और एक जो इनका दूसरा महाकाव्य है उसका नाम है रघुवंशम। तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने दो खंड काव्य भी लिखे थे, है ना, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने दो खंड काव्य, इन सब से, जैसा मैंने पहले ही कहा, ये मैं आपको बहुत सारा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड मोड में बार बार ये पूछे जाते हैं। तो इन्होंने जो खंड काव्य लिखा था, देखिए इनका जो दो खंड काव्य था, और वो कौन सा था, एक तो मेघदूत, सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम में कौन सा, मेघदूत, है ना, मेघदूत, है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे। एक तो इन्होंने मेघदूत लिखा, ठीक है, प्लस एक इन्होंने जो लिखा था उसका नाम था ऋतु संहार, है ना, तो ऋतु संहार, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या क्या लिखा, मेघदूत लिखा, ऋतु संहार लिखा, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं कि कालिदास को क्या कहा जाता है, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ध्यान में रहेगा। अच्छा, इसको ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि इनको भारत का शेक्सपियर किसने कहा था, इसको कहा था विलियम जोन्स ने। किसने कहा था, विलियम, है ना, विलियम जोन्स ने इनको कहा था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, विलियम जोन्स ने इनको भारत का शेक्सपियर कहा था, ठीक है। शेक्सपियर को आप लोग जानते भी होंगे, है ना, नाटक लेखन की अगर बात करें या इवन पोइट्री की भी बात करें तो शेक्सपियर का, है ना, दुनिया में अगर बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़े नाटककार लेखक में से एक हैं, ठीक है, और इसलिए इनकी तुलना की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्या है, भारत की कोकिला किनको कहा जाता है। देखिए अब इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भारत की कोकिला की अगर मैं बात करूं, है ना, चलिए, तो भारत की कोकिला किनको कहा गया है, किसे कहा गया है, सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी, है ना, सरोजिनी नायडू, है ना। अब सरोजिनी नायडू के बारे में, है ना, सरोजिनी नायडू, है ना, अब सरोजिनी नायडू के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते भी हैं। अच्छा, भारत की कोकिला, इसी को नाइटेंगल्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ना। जो लोग इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, लेकिन अभी का ऑब्वियसली ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रेफर किया, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, है ना, बट बहुत जल्दी इंग्लिश माध्यम बच्चों के लिए भी अलग से स्पेशल क्लास लाया जाएगा, है ना। चलिए, तो भारत की कोकिला किनको कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू के बारे में क्या खास है, देखिए सबसे पहले तो सरोजिनी नायडू क्या है, वो भारत की, है ना, स्वतंत्र भारत की, है भारत की ये पहली महिला गवर्नर थी, है ना। तो भारत की पहली महिला गवर्नर, सबसे पहले तो भारत की, है ना, पहली महिला गवर्नर, पहली महिला गवर्नर या राज्यपाल जिनको बोलते हैं, महिला राज्यपाल, है ना। कहाँ की ये थी, ये उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल है, तो एक पॉइंट तो आपको इनके बारे में ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो सरोजिनी नायडू की रचनाओं से भी सवाल पूछा जाता है ना, तो इनकी रचना की अगर मैं बात करूं, है ना, अगर रचना की बात करें, ठीक है, रचनाओं की बात करें, तो इन्होंने जो है कविताएं लिखी है ना, और इसी के लिए तो इनको ये टाइटल दिया गया भारत की, क्योंकि इनकी कविताएं, है ना, बहुत ही अलग किस्म की, बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा होता था, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए इनकी रचनाओं में कविता और कविता संग्रह, तो सबसे पहले, है ना, इनकी कविता और मैं कविता संग्रह दोनों ही बता दे रहा हूं, जो पूछा जाता है एग्जाम में, कविता संग्रह, ठीक है। देखिए इनकी जो पहली कविता, इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कविता लिखी थी, और वो था लेडी ऑफ द लेक। तो कविता का नाम क्या था इनका, इनकी पहली जो कविता थी वो थी लेडी ऑफ द लेक, है ना, लेडी ऑफ द लेक। और अगर कविता संग्रह की मैं अगर बात करूं, तो इनका जो पहला कविता संग्रह था, फर्स्ट जो इनका, है ना, पोइट्री कलेक्शन था, वो क्या था, वो था गोल्डन, है ना, गोल्डन, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, है ना, थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, सॉरी,
थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड है ना, ये उनकी पहली कविता संग्रह थी। इनकी दूसरी और तीसरी कविता संग्रह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा इनका जो है वो था बर्ड, है ना, इनकी जो दूसरी कविता संग्रह क्या था वो था हमारा बर्ड ऑफ टाइम। क्या था? बर्ड ऑफ टाइम। और इनका जो तीसरा कविता संग्रह था वो था ब्रोकन विंग्स, है ना। क्या था हमारा? ब्रोकन विंग्स। और इससे एग्जाम में न जाने कितनी बार जो है सवाल पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की बनी थी, ये भी पूछा जाता है। इनकी रचनाओं की मैंने जैसी बात की है ना, तो इन्होंने कविता लिखी थी, जिनको पहली कविता थी लेडी ऑफ द लेक नाम से था। और इनका जो कविता संग्रह था उनको पहला था गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, दूसरा क्या था बर्ड ऑफ टाइम, और तीसरा जो है ब्रोकन विंग था। और इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले, है ना, नाम की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला नाम क्या है? भारत का, है ना, मैकियावेले। भारत का मैकियावेले। पहले एक चीज बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता कि ये मैकियावेले कौन है, ठीक है। पहले तो आप मैकियावेले को समझ लीजिए। ये एक इटालियन फिलोसोफर थे, है ना। ये कौन थे? मैकियावेले इटालियन थे, है ना, इटली के, है ना, फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये इटालियन फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन्स थे, ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये इटालियन फिलोसोफर थे मैकियावेले। इनके एक बहुत, है ना, प्रसिद्ध एक किताब है जो एग्जाम में कभी कभी किसी एग्जाम में देखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी देखने को मिला है, वो था द प्रिंसिपे, है ना, द प्रिंसिपे। ये इनकी एक किताब थी, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो भारत का मैकियावेले किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ना, चाणक्य को। अब चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये चाणक्य वही, है ना, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य, जिनकी मदद से, है ना, मौर्य साम्राज्य स्थापित हो सका था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, है ना, और वो भारत का पहला, है ना, एक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो चाणक्य जिन्होंने क्या है, जो चंद्रगुप्त के समय में थे, है ना, और चंद्रगुप्त के आप इनको गुरु भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त के ये क्या थे? गुरु, है ना, चाणक्य। इन्होंने, आपको पता ही है एक चीज कि इन्होंने अपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है ना। तो अर्थशास्त्र किताब जो है इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अर्थशास्त्र लिखा, ठीक है। इनके बारे में एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है चाणक्य को। इनको भारत में आधुनिक राजनीति और या राजनीतिक विज्ञान का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। यानी आधुनिक राजनीति दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इनको क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। आधुनिक राजनीति दर्शन, है ना, राजनीति दर्शन या राजनीति विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको? चाणक्य को। तो चाणक्य के बारे में आप ये सारे पॉइंट्स जो है नोट कर लेंगे। क्या क्या? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो अक्सर पूछा जाता है, और आधुनिक राजनीति दर्शन या राजनीति विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है भारत में, ठीक है। और मैकियावेले कौन है? तो एक इटालियन फिलोसोफर पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब कौन सा है? द प्रिंसिपे, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला नाम क्या है ना, भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहे जाते हैं? ये प्रीवियस ईयर में भी मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन चलिए हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए, भारतीय फिल्मों के पितामह जो है वो कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, है ना। आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड सुना होगा, अभी उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के क्यों कहा जाता है भाई इनको, है ना, क्यों भारतीय, है ना, सिनेमा का इनको पितामह कहा जाता है? कारण यह है कि इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी, है ना, भारत की पहली फिल्म बनाई थी, भारत की पहली फिल्म, है ना। और कौन सी थी पहली फिल्म, है ना? भारत की पहली फिल्म इन्होंने बनाई थी, और वो क्या था? राजा हरिश्चंद्र, है ना, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, है ना, फिल्म इन्होंने 1913 में, है ना, बनाई थी, ठीक है। आप ये ध्यान में रखेंगे कि भारत की जो पहली फिल्म थी। अच्छा, एक चीज़, यानी ये जो फिल्म जो है वो बिना आवाज़ के, बिना साउंड के था, ठीक है। और इनके द्वारा बनाई गई पहली जो बोलती फिल्म थी, है ना, इन्होंने, है ना, इनकी पहली बोलती फिल्म, ये भी ध्यान में रखिएगा, इनकी
पहली, ये दादा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भारत की पहली बोलती फिल्म अलग है, मैं वही बता दूंगा। तो इनकी पहली जो बोलती फिल्म थी, है ना, बोलती फिल्म, वो था क्या, गंगावतरण, है ना, एक सेकेंड, वो था आपका गंगावतरण, है ना, गंगावतरण, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो ये ध्यान में रखेंगे, भारत की पहली बोलती फिल्म, है ना, पहली बोलती फिल्म, बोलती फिल्म, ये कौन सा है? भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो आलम आरा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, आलम आरा। रेलवे सब के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, जीडी के एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। आलम आरा, है ना, जिसको निर्देशित किया था, जो आलम आरा फिल्म है उसको निर्देशित किया था अर्देसिर ईरानी ने। किसने किया था? अर्देसिर ईरानी ने। आप ये भी ध्यान में रख लेंगे, है ना। और ये 1931 में आई थी, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। और इनको किया था अर्देसिर, है ना, ईरानी जो है उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हम लोग वापस दादा साहब फाल्के पे आते हैं। इनसे एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र 1913 में। इनकी पहली बोलती फिल्म क्या थी? गंगावतरण। इनको भारतीय फिल्म या भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे, देखिए इनके नाम पर जैसा हम लोग जानते हैं एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड कहते हैं। ये अवार्ड कब से दिया जाता है? तो ये 1969 से, 1969 से ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड पहली बार किसको दिया गया था, है ना, जो पहला दिया गया था वो दिया था देविका रानी को, है ना। आपको, है ना, देविका रानी, इनका नाम अगर आपको ध्यान में हो, है ना, देविका रानी वही है जिनको भारतीय सिनेमा का यानी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इनसे भी सवाल पूछा जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में, है ना, जो बिहार एसएससी का जो PYQ हमने डिस्कस किया है वहां पर हमने डिस्कस किया था कि देविका रानी को भारतीय फिल्म का या इंडियन सिनेमा का फर्स्ट लेडी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और अभी रिसेंटली जो 2023 का भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, वो किनको अभी एक दिन पहले आई थिंक मिला है, ठीक है, और वो है वहीदा रहमान को मिला है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, करंट अफेयर है, वहीदा रहमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है। तो आप इनका भी नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अब अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, देखिए अगला, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला स्लाइड क्या हो जाएगा, सॉरी, ये अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किनको कहा जाता है? इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी, हिंदी में कहते हैं इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष, है ना। आप हिंदी में भी ध्यान में रख सकते हैं इसको, इनको क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध, हिंदी में भारत का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है कौन ये, है ना। तो ये है, आपने इनका नाम, है ना, क्लास 9-10 में भी सुना होगा, है ना, वो है दादा भाई नेरोजी। कौन है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नेरोजी, है ना, दादा भाई नेरोजी। देखिए अगर दादा भाई नेरोजी की अगर मैं बात करूं तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। कितनी बार? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये रहे थे अध्यक्ष, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, अध्यक्ष 3 बार रहे थे। कब कब? जो दूसरा अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है ना, 1886 में, 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। फिर जो नवा, है ना, 9th जो हुआ था, है ना, और वो हुआ था क्या, 1996 को, 1996 में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और फिर जो 22nd यानी कि 22वां जो अधिवेशन हुआ था 1896 कर लीजिएगा आप लोग, 1990 नहीं, 1896 और 1906 में जो अधिवेशन हुआ था, इन तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किन्होंने, किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। आप ये भी सवाल पूछा जाता है इनसे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, है ना,
है ना, ये बेसिकली वेल्थ ड्रेन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। कहने का मतलब है कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी इन इंडिया दिया था, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से भारत से जो वेल्थ है, पैसा है, वो दूसरे कंट्री जा रहा है, किस तरह से हमारे ड्रेन का, सॉरी, वेल्थ का यहां से ड्रेन हो रहा है, वो यहां से निकल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने क्या दिया था, जो है ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी इन इंडिया, है ना, इन इंडिया इन्होंने दिया था। इसके अलावा इनकी एक किताब भी प्रसिद्ध है ना, पोवर्टी, है ना, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो किताब पता नहीं कितने एग्जाम में पूछी गई है ना। तो इनकी एक कविता, सॉरी, किताब भी याद रखेंगे आप लोग, क्या है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, आप इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक किताब इन्होंने क्या लिखी थी, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक अखबार का भी प्रकाशन किया था, है ना, एक अखबार भी उन्होंने प्रकाशित करवाया था। वो कौन सा था अखबार, ठीक है, तो वो अखबार था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। इसको बोलते, इसका नाम है रस्त गोफ्तार, है ना। एक अखबार का भी प्रकाशन उन्होंने किया था, क्या नाम था, रस्त गोफ्तार। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये अखबार था, रस्त गोफ्तार जो है ये अखबार था, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप एक और पॉइंट इनके बारे में ध्यान में रख सकते हैं, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो था, उसके पहले भारतीय सदस्य भी थे। तो ये भी हम लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य थे, है ना, पहले भारतीय सदस्य, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। और इन्हीं सब कारणों से जो है इनको ग्रैंड, है ना, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ में इनको, ठीक है, एक और भी नाम दिया गया है, एक और उपनाम से इनको जाना जाता है, वो है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हुआ अनौपचारिक, है ना, राजदूत, भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो एक पॉइंट और आप नोट कर लेंगे, है ना, और क्या इनको कहा जाता है, भारत का अनौपचारिक राजदूत। तो भारत का इनको क्या कहा जाता है, औपचारिक राजदूत। देखिए, इतना डिटेल आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने बहुत सही तरीके से इसको एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसको, है ना, जैसा मैंने कहा कि टेलीग्राम से आप प्रिंट आउट करा के उसमें ये नोट ऐड कर लीजिएगा और फिर इसको आप एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज़ करिए, या आप अभी भी रिवाइज़ करिए इनको, है ना। और आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप 2 मार्क्स जरूर यहाँ से सुनिश्चित कर लेंगे, वो आप, है ना, कर लीजिए। चलिए, ठीक है, हम लोग अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की आयरन लेडी किनको कहा जाता है, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है प्रियदर्शनी, है ना। इनका एक और नाम क्या है, प्रियदर्शनी। किनको कहा जाता है, हम सब जानते हैं, ये है इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी कौन है भाई, इनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। तो भारत की पहली महिला, पहली पीएम नहीं, भारत की पहली महिला पीएम लिख लीजिएगा, है ना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये। इसके अलावा ये और किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ना, इसके अलावा ये बहुत कारणों से प्रसिद्ध हैं इंदिरा गांधी। एक तो, है ना, 1975 का आपातकाल, है ना, 1975 आपातकाल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, आपातकाल के लिए। इसके बाद इनकी सरकार भी गिर गई थी, है ना, 1977 में, जब जनता दल की, है ना,
सरकार पहली बार जो है, पहली बार है ना कांग्रेस की सरकार हटी थी और जनता दल की सरकार बनी थी 1977 में। तो इनकी सरकार इसके बाद हट गई थी और इन्होंने 1976 में एक संविधान संशोधन किया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1974 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, है ना। इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल, जब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे तो वहां पर और भी डिटेल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 42वां संविधान संशोधन मतलब इसमें ऐसा हुआ था ना कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बदलाव कर दिए थे, इतने चेंजेस कर दिए थे, है ना, कि इसको अपने आप में, इस संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। अपने आप में इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बदलाव कर दिए थे, ठीक है। फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसमें इसके द्वारा लाए गए बदलाव को फिर से ठीक किया गया, है ना। अच्छा, अभी जो एक आपने देखा होगा न्यूज़ में, है ना, एक मुद्दा आया है कि जब नए संसद भवन में जो संविधान की सबको कॉपी दी गई थी तो उसमें सोशलिस्ट और, है ना, दो वर्ड उसमें गायब थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये दोनों ही शब्द जो है इसी संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। यहीं से दो वर्ड जो हैं, एक तो सोशलिस्ट और एक जो हमारा हो गया सेकुलर वर्ड है, ये दोनों ऐड किया गया था। और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नया संविधान प्रोड्यूस किया है जिसमें उन्होंने इन दोनों शब्द को हटा दिया है, जो एक मुद्दे का विषय बन गया है, ठीक है। खैर चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? भारतीय इतिहास के किंग मेकर के रूप में किनको जाना जाता है? देखिए, भारतीय इतिहास का किंग मेकर किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है सैयद बंधु को, है ना। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो, सैयद बंधु। देखिए, सैयद बंधु में दो भाई थे। कितने भाई थे? सैयद बंधु में जो है वो दो भाई थे। एक का नाम क्या था? सैयद हुसैन अली खान, और एक का नाम था अब्दुल्ला खान। क्या नाम था? सैयद हुसैन अली खान। एक का नाम क्या था? सैयद हुसैन अली खान, है ना, हुसैन अली खान, अली खान। और एक भाई थे क्या? उनका नाम था अब्दुल्ला खान, है ना, अब्दुल्ला, है ना, खान। इनको किंग मेकर, भारत का किंग मेकर या भारतीय इतिहास का किंग मेकर ऐसा नाम क्यों दिया गया, ये उपनाम क्यों दिया गया? कारण है कि ये सैयद बंधु जो है ना, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? मुगल शासकों को शासन पर बैठाने या हटाने के लिए। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनका रूल शुरू हुआ था, है ना। मुगल शासकों को, ध्यान में रख लीजिएगा, मुगल शासकों को सत्ता पर बिठाने और हटाने, दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, है ना, और हटाने के लिए इन्होंने ही, आपने अगर आपको याद हो, एक मुगल शासक थे फर्रुखसियार, है ना, फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठने में मदद इन्होंने ही की थी, ठीक है, सैयद बंधु ने। तो सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का किंग मेकर कहा जाता है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नवजागरण का प्रभात सितारा किनको कहा जाता है? या इनको एक और नाम से जाना जाता है ना, इनको क्या कहा जाता है? देखिए, इनको दो तीन नाम, मतलब दो तीन नाम तो नहीं कह सकते, दो और कह सकते। इनको भारतीय नवजागरण का, पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दूसरे वर्ड में एक कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक या का पिता कहा जाता है ना, पिता कहा जाता है। या इनको, है ना, आधुनिक भारत का भी जनक के रूप में जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इनको आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कौन है ये? ठीक है, यानी कि इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसॉ, इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसॉ कहते हैं, ठीक है। और वो कौन है? वो है राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन, है ना, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप क्या ध्यान में रखेंगे? क्या इनसे सवाल पूछा जाता है? ठीक है, एक तो यही हो गया कि भारत के नवजागरण का प्रथम प्रभात सितारा या भारतीय पुनर्जागरण का पिता या जनक किनको कहा जाता है। बट इसके अलावा इनके बारे में क्या पूछा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो दो तीन बातें। एक तो इनको ये राजा जो है, राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकेंड ने दी थी। पहला तो आप इनको ये, आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इन्होंने समाज की जो कुप्रथा थी, जैसे
सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत विरोध किया था और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए ये प्रसिद्ध है ना। तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत, है ना, कब किया था? 1829 में। किसके साथ मिलकर के? लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम, आपको याद होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, है ना, तो इन्होंने एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? वो इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की बात कब हुई थी? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा इनके बारे में और क्या ध्यान रखा जा सकता है? ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया था इन्होंने कुछ पत्रिका, है ना, इनकी कुछ पत्रिका एग्जाम में पूछी जाती है जो इनके, है ना, इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है संवाद कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी, कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी। एक तो ये है ना, कि इन्होंने संवाद कौमुदी, इसके अलावा बंगदूत नाम से भी इन्होंने एक, है ना, अखबार निकाला था, पत्रिका निकाला था, मैगजीन, बंगदूत, है ना। इसके अलावा इन्होंने एक निकाला था जिसको मिरात उल अखबार कहते थे। ठीक है, मिरात उल अखबार, ये भी इन्होंने निकाला था, मिरात उल अखबार, है ना, अखबार, ये भी इन्होंने निकाला था। तो ये सब इनके बारे में पूछा जाता है, आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वैसे जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में, है ना, अलग से डिटेल, मतलब हम लोग उस टॉपिक में इनके बारे में बहुत सारे और भी पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना ध्यान में रखेंगे जो बहुत है ना। अगले बढ़ते हैं। अब भारत का बिस्मार्क, है ना, देखिए इनको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, इनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इनको एक और नाम दिया गया है, इनको लोकमान्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लोकमान्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनको एक तो हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी लोकमान्य, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं ना, सॉरी एक सेकंड, इनको लोकमान्य नहीं, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क हो गया, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको एक और नाम दिया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया भी कहा जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का बिस्मार्क, है ना, या लौह पुरुष, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन इंडिया भी कहा जाता है। अब ये कौन है? यहाँ सब आपको नाम पता भी चल गया होगा, ये वल्लभ भाई पटेल है ना। ये कौन है? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई, है ना, पूरा मैं लिख देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, या सरदार पटेल भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। अब देखिए इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, यानी कि वो अलग अलग बटे हुए थे, और उन 562 रियासतों को के एकीकरण का उसको एकीकृत करके, है ना, एक अखंड भारत कह सकते हैं, उसके निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप इनके बारे में एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखें कि इन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया, है ना, देशी रियासतों। और कितने देशी रियासत थे? है ना, 562। ठीक है, का इन्होंने एकीकरण करवाया, है ना, एकीकरण करवाया, जिसमें एक दो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो जूनागढ़ का था, है ना, जिन्होंने वो पाकिस्तान से मिलने की, उन्होंने जूनागढ़ के जो राजा थे उन्होंने पाकिस्तान से मिलने की घोषणा कर दी थी। तो जूनागढ़ का, उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम, उसको डिफीट करके उसको एकीकृत किया। तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। कश्मीर अगर ये आपने बहुत बार देखा होगा, है ना, कि कश्मीर को लेकर के जब बात आती है तो बीजेपी और कांग्रेस में आप एक लड़ाई देखते हैं, और वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कश्मीर जो रियासत थी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता अगर, तो उन्होंने उसको उस समय ही भारत में मिला देना था। लेकिन हुआ क्या था कि इस बीच में जवाहरलाल नेहरू आए और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों में ले लिया, और वहीं से का जो है ये लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई। ठीक है, चलिए खैर, तो देशी रियासतों का एकीकरण उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने इनके आंदोलन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इनका जो पहला आंदोलन था, प्रमुख आंदोलन था पहला, है ना, वो क्या था? पहला आंदोलन अगर मैं बात करूं इनका, तो वो था खेड़ा, है ना,
आपने सुना होगा गुजरात खेड़ा में उन्होंने 1918 में आंदोलन किया था। इसके अलावा इनको एक टाइटल आप देख रहे हैं, ये सरदार का टाइटल है ना, ये इनको दिया गया था बारदोली सत्याग्रह में, है ना, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। तो बारदोली है ना, बारदोली जो हुआ था ये 1929 में हुआ था, ठीक है। और यहीं पर इस सत्याग्रह की सफलता के बाद यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार का टाइटल दिया था। तो आप ये सब पॉइंट भी ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, इसको सही से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में था। चलिए अब देखिए, अब ये सारे नाम बाकी नाम है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले कि देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। देखिए देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे CR दास, इनको चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। ये इनके बारे में क्या याद रख सकते हैं, इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्या की थी, स्वराज पार्टी, है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसके साथ मिलकर के, मोतीलाल नेहरू, है ना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, मोतीलाल नेहरू। बिहार SSC में तो बहुत बार ये पूछा गया है ना। तो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी कब बनाई थी, 1 जनवरी 1923 को, है ना, स्वराज पार्टी बनी थी। और इसको बनाया था CR दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के। तो इनके बारे में आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि दीन बंधु किनको कहा गया, ठीक है। देखिए दीन बंधु का टाइटल जो है इनको महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। और इनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनके योगदान को देखते हुए महात्मा गांधी ने इनको दीन बंधु कहा था। वो कौन थे, CF एंड्रयूज, है ना, ये कौन है, आप इनको ध्यान में रखेंगे, CF एंड्रयूज, है ना, एंड्रयूज, CF एंड्रयूज को किसने कहा था, ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। कभी ये भी पूछ लेता है टाइटल उसको कौन उनको ये उपनाम दिया है, तो महात्मा गांधी ने CF एंड्रयूज को क्या कहा था, दीन बंधु कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन है, बंग बंधु किनको कहते हैं, ठीक है। देखिए बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं इनको, है ना, ये कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिनको बांग्लादेश का फादर भी कहा जाता है। इनको बंग बंधु भी कहा जाता है, या इनको और एक नाम से क्या कहा जाता है, इनको, है ना, इनको बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश का, है ना, राष्ट्रपिता या पिता जो भी कह लीजिए, ये भी कहा जाता है। क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में जैसे जो भूमिका भारत में महात्मा गांधी की है, वही भूमिका, है ना, बांग्लादेश में इनकी है। और वो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, है ना, इन्हीं की बेटी है शेख हसीना, जो अभी वहाँ, है ना, शासन में है। तो शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। तो बंग बंधु के नाम से कौन फेमस है, वो है शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पिता। और अभी जो शेख हसीना, जैसा मैंने कहा, ये उन्हीं की बेटी है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देश रत्न और आज़ाद शत्रु, देखिए देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, ये हैं राजेंद्र प्रसाद, बिहार से ही है ना, राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। मैं इनके बारे में ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कारण है कि आप इनके बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं। ये हमारे देश के क्या हैं, पहले राष्ट्रपति हैं। अच्छा, बिहार SSC में ये भी पूछा था ये कितने समय तक राष्ट्रपति रहे थे, है ना, ये फर्स्ट, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट। और ये कब तक रहते, 1950 से लेकर के 1962, 12 वर्ष तक। बिहार SSC में ये भी पूछा गया है ना, ये 12 वर्ष तक जो है सत्ता में रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, ठीक है। इनको देश रत्न भी, आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे हमारा क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब है बापू या राष्ट्रपिता। अब देखिए बापू राष्ट्रपिता, इनको तो आप जानते ही हैं, ये कौन है, ये सबको पता है, ये हमारे के, ये क्या है, गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी। तो बापू या राष्ट्रपिता के नाम से कौन है, गांधी जी हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इनको, है ना, एक तो मैं एक सेकेंड, इनको एक तो महात्मा किसने कहा था, है ना, एक सवाल पूछा जाता है कि इनको महात्मा किसने कहा था। इनको महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है
इनको 1917 में महात्मा का टाइटल दिया, 1917 में, 1917 में। और इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये भी सवाल पूछा जाता है। इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 1944 में ये टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता का, इनके योगदान को देखते हुए इनको राष्ट्रपिता का टाइटल दिया। ये सब सवाल भी पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। इनसे एक और इनको नाम दिया गया, आपने सुना होगा, इनको नंगा फकीर भी कहा था किसी ने, है ना। इनको नंगा फकीर, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, किसने कहा था, है ना। तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, है ना, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था, ठीक है। इनको जो है नंगा फकीर भी कहा था, किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इनके द्वारा देखिए, इनका बहुत कुछ है, बहुत डिटेल, इन्होंने जो आंदोलन किए उन सबको तो हम लोग को, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का तो एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट तो महात्मा गांधी के बारे में ही है, ठीक है, कि कैसे, है ना, पहले ये इंग्लैंड पढ़ने गए, फिर वकालत पढ़ के आए, फिर वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका से भारत आए, फिर यहाँ सारा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्लास में, ठीक है। यहाँ मैं कुछ जो है आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, जो थोड़े अलग हैं। जैसे इन्होंने कुछ पत्रिका, इनकी जो पत्रिका है वो फेमस है ना, वो आपसे पूछा जाता है। जैसे एक पत्रिका है हरिजन, है ना, जैसा आपने यंग इंडिया तभी आया था, यंग इंडिया किताब अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। लेकिन अगर यंग इंडिया पत्रिका की अगर बात करें तो वो किसने प्रोड्यूस किया था, यंग इंडिया पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी की पत्रिका है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन नाम से जो है इन्होंने, है ना, इंडियन ओपिनियन नाम से भी पत्रिका है। इसके अलावा अगर देखें महात्मा गांधी जी की बुक भी कुछ है, ठीक है। बुक जैसे इनकी एक बुक आई थी सर्वोदय, है ना, सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय आई 1908 में आई थी, 1908 में। फिर इनकी एक किताब आई स्वराज्य, है ना, हिंद स्वराज्य, क्या आया, हिंद स्वराज, ये भी पूछा जाता है, हिंद स्वराज इनकी जो है किताब आई, हिंद स्वराज, है ना, ये आई थी 1909 में। इसके अलावा इनकी किताब थी माय, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, विथ ट्रूथ, ये भी इनकी किताब थी। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बाबूजी, देखिए बाबूजी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ये थे जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम। इनके बारे में आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जगजीवन राम का संबंध भी बिहार से था और ये पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ये पहले दलित जो हैं वो उप प्रधानमंत्री थे। कौन, ये बाबूजी, जिनको जगजीवन राम को बाबूजी, आप इनके ध्यान में क्या रखेंगे, पहले दलित, है ना, उप प्रधानमंत्री, दलित, है ना, उप प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है बाबूजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कि शांति पुरुष के नाम से, शांति पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो देखिए शांति पुरुष की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो शांति पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, है ना, जिनको मैन ऑफ पीस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको, मैन ऑफ पीस, है ना, शांति पुरुष, अगर इंग्लिश में कहें तो इनको मैन ऑफ पीस कहा जाता था, ठीक है। वो कौन है, वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ये कौन है, आप सबको पता होगा, है ना, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है तो उनको पता होगा, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये सेकंड पीएम थे, है ना, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक, 1964 से लेकर के 1966, 1966 तक जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनके बारे में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए इनके बारे में अगर देखें तो इन्होंने कुछ नारा दिया था, जैसे इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा आपने सुना होगा, है ना, तो उन्होंने वो नारा दिया था। तो एक तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, जय जवान जय किसान। जो पहला भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय यही प्रधानमंत्री थे और उसी समय ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, इन्होंने नारा दिया था, है ना। एक नारा और भी था, इन्होंने दिया था मरो नहीं मारो, है ना, मरो नहीं, है ना, मारो का जो नारा है वो भी इन्होंने दिया था। इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, दरअसल हुआ क्या था कि ये 1966 में
ताशकंद गए थे, ठीक है, और ताशकंद समझौते के लिए गए थे, जहां इनकी जो मृत्यु मतलब इनकी जो डेड बॉडी है वो संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी, ठीक है, जिनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी ना, ताशकंद में अब इनके पीछे बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ताशकंद में मृत्यु, दो लोगों की मृत्यु को लेके बहुत ज़्यादा सवाल है, एक तो लाल बहादुर शास्त्री और एक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, ठीक है। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई, आप इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाल बाल पाल, देखिए लाल लाजपत राय, हमने इनको तो समझ ही लिया। अब आते हैं बाल, यानी कि जिनको बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, ठीक है। बाल किनको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक। देखिए इनको बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब इनके और भी कई उपनाम थे। देखिए बाल गंगाधर तिलक को इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, इनको लोकमान्य कहा जाता था, इनको मराठा शेर भी कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा शेर के नाम से जो है वो कौन प्रसिद्ध थे, तो इनको मराठा शेर भी कहा जाता है, ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इनको एक और भी नाम दिया गया था, ठीक है, एक ब्रिटिश रिपोर्टर थे और उन्होंने इनको ये नाम दिया था, है ना, ब्रिटिश रिपोर्टर थे जिनका नाम था वेलेंटाइन, ठीक है, वेलेंटाइन चिरॉल। तो एक उन्होंने इनको नाम क्या दिया था, ठीक है, उन्होंने कहा था इनको कि भारत में अशांति का पिता इनको कहा था। भारत में इनको क्या कहा था? भारत में अशांति का पिता, भारत में अशांति का पिता इनको कहा था, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? ये भी इनको ध्यान रखिएगा, इनको कहा था वेलेंटाइन, है ना, ये कहा था वेलेंटाइन, ठीक है, चिरॉल ने, वेलेंटाइन चिरॉल ने इनको, है ना, भारत में अशांति का पिता, यानी कि इनको अगर आप इंग्लिश में कहें तो क्या कह सकते हैं इनको, है ना, कि अनरेस्ट इन इंडिया, फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया, ठीक है, इनको कहा गया था फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया, जो है कहा गया था वेलेंटाइन चिरॉल के द्वारा। तो ये सब इनके कुछ उपनाम हैं। इनको बाल गंगाधर बाल के नाम से, लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है, मराठा शेर के नाम से प्रसिद्ध है और भारत में अशांति के पिता के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। इनके बारे में और क्या ध्यान में रख सकते हैं आप? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी, है ना, होम रूल लीग, है ना, 1916 में। एनी बेसेंट ने फिर होम रूल लीग को आगे बढ़ाया भी था, ठीक है, एनी बेसेंट के साथ इन्होंने बहुत काम किया। तो होम रूल लीग की शुरुआत इन्होंने 1916 में पुणे से की थी। ये भी कई बार पूछा जाता है इन्होंने कहाँ से की थी, तो होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने पुणे में की थी, ये इनसे पूछा जाता है। इसके अलावा इनके बारे में और देखिए क्या पूछा जाता है, ठीक है, इनके कुछ नारे बहुत प्रसिद्ध हैं जो पूछा जाता है। जैसे इनका एक नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपने सुना होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इतना लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा उन्होंने दिया था। इसके अलावा इनसे एक और चीज़ याद रख सकते हैं आप, है ना, जो एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्या है? वो है कि गणपति महोत्सव, ये पूछा गया सवाल है, गणपति महोत्सव, है ना, महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, इन दोनों की शुरुआत जो है इंडिया में इन्होंने ही की थी। इसको 1893 में और इसको 1895 में। तो इसकी शुरुआत बाल गंगाधर ने, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्या है? अच्छा, ये तो हो गया बाल गंगाधर। अगर पॉल की बात करें तो ये कौन है? बिपिन चंद्र पॉल, इनको भी थोड़ा जान लीजिए, है ना, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। बिपिन चंद्र पॉल का एक और उपनाम है, इनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। बंगाल टाइगर दो आदमी कहा जाता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है सौरभ गांगुली, उनको भी, है ना, बंगाल टाइगर कहा जाता है ना, और प्रिंस ऑफ बंगाल भी, उनको प्रिंस ऑफ कलकत्ता, प्रिंस ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है। बिपिन चंद्र पॉल, इनको बंगाल का शेर या बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। किनको? बिपिन चंद्र पॉल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा क्या है? अब देखिए, विश्व कवि गुरुदेव और कवि गुरु, इन नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? विश्व कवि, है ना, गुरुदेव और कवि गुरु, इसके नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो हम सबको पता है ये कौन है, ये है, कौन है ये?
जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अच्छा ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि विश्व कवि और गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इनको साहित्य के लिए फर्स्ट नोबेल प्राइज, भारत में पहला नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। चलो मैं नाम वैसे बता ही देता हूँ कौन है, बहुत बच्चे नए होंगे जिनको शायद आइडिया ना हो, वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि ये एग्ज़ाम, बिहार एसएससी एग्ज़ाम बहुत सारे ऐसे बच्चे दे रहे हैं जो 10th है ना, अभी मतलब हाल फिलहाल में 12th पास आउट हैं, पिछले साल या इस साल। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है, उनको विश्व कवि गुरुदेव, कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनको क्या दिया था, भारत का पहला नोबेल प्राइज़ है ना, भारत में पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था, है ना, साहित्य के लिए। और साहित्य में भी इनकी किताब है गीतांजलि, है ना, इसके लिए इनको मिला था। इनके बारे में गीतांजलि, इनके बारे में बाकी भी चीज़ें, जैसे है ना, इन्होंने हमारा राष्ट्रगान जो जन गण मन है उन्होंने लिखा। इवन बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, ठीक है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, शांति निकेतन के बारे में आप जानते होंगे, वो भी इनसे संबंधित। तो बहुत सारी बातें हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं, विश्व कवि गुरुदेव और कवि गुरु, इनके नाम से कौन जाने जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। आदि कवि किनको कहा जाता है, देखिए आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को, है ना, वाल्मीकि को। वाल्मीकि वही जिन्होंने क्या लिखा था, रामायण महाकाव्य, है ना, रामायण जो है उसकी रचना की थी, है ना, रामायण की रचना की थी। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अगले, है ना, आगे कौन है, आचार्य। आचार्य के बारे में, है ना, आचार्य के रूप में किनको जाना जाता है, किनको जाना जाता है, विनोबा भावे, है ना। तो ये कौन है, विनोबा भावे। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे विनोबा भावे का नाम। तो विनोबा भावे को आचार्य कहा जाता है। इनके बारे में कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये पहले सत्याग्रही थे, है ना, 1941 में, है ना, इनको जेल हुई थी। पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, विनोबा भावे, इनको महात्मा गांधी का, है ना, ये भी सवाल पूछा गया, इनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा गया है ना, इनको महात्मा गांधी का, है ना, आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी इनको कहा गया है ना, उत्तराधिकारी, ये भी कई बार पूछा जाता है, उत्तराधिकारी कहा गया। ठीक है, इसके अलावा ये और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने, है ना, सर्वोदय संस्था जो है उसकी स्थापना की। ठीक है, इन्होंने सर्वोदय जो है उसकी स्थापना की, सर्वोदय संस्था जो है ना, सर्वोदय अभियान बेसिकली संस्था जो भी बोल लीजिए, इसकी इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ये फेमस है, ये है भूदान आंदोलन के लिए। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, है ना, भूदान आंदोलन। ठीक है, 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था, 1941 में। ठीक है, आप इनको ध्यान में रखेंगे, इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था 1941 में। चलिए, ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो देखिए विनोबा भावे के बारे में और क्या, सर्वोदय समाज की स्थापना हो गया, पहले सत्याग्रही हो गए, महात्मा गांधी का जो है आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हो गया, ये सब आप ध्यान में, इतना काफ़ी है अभी के लिए। ठीक है, आगे हम लोग अगेन हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल और पढ़ेंगे, है ना। गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, देखिए गुरुजी के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, ये आरएसएस के, है ना, आरएसएस के, है ना, दूसरे यानी सेकंड अध्यक्ष, है ना। अच्छा, आरएसएस सबको पता है, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, आरएसएस की अगर मैं बात करूं तो 1925 में, 1925, है ना, केबी हेडगेवार, है ना, केबी हेडगेवार ने जो है, हेडगेवार, है ना, इन्होंने आरएसएस की स्थापना की। और आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष 1940 में ये बने थे। ठीक है, इनका नाम क्या था, 1940 में ये बने थे, आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। इनका नाम क्या था, एमएस गोलवलकर, है ना, इनका नाम क्या था, ध्यान में रखेंगे, ये है एमएस, है ना, एमएस, है ना, गोलवलकर, गोलवलकर, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे, आरएसएस के दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। जननायक के रूप में किनको कहा जाता है, देखिए जननायक के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है,
कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से संबंधित हैं। दूसरे है ना, देखिए पहले जो उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरे उप मुख्यमंत्री थे ये, दूसरे है ना डिप्यूटी सीएम बिहार के थे, ठीक है। और 2 बार ये सीएम रह चुके हैं, 2 बार ये है ना चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के रूप में जाना जाता है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे कौन है, आगे है कि लोकनायक, लोकनायक के रूप में है ना कौन प्रसिद्ध हैं, ठीक है। देखिए लोकमान्य तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, लोकमान्य ऑलरेडी डिस्कस हो भी गया। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो देखिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध कौन है ना, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो लोकनायक ये कौन है, जेपी, है ना, इनको जेपी भी शॉर्ट में कहा जाता है ना, इनको क्या कहा जाता है शॉर्ट में, जेपी, है ना, इनको शॉर्ट में बहुत लोग जेपी भी बोलते हैं। वो कौन है, जयप्रकाश नारायण, इनका भी संबंध बिहार से है, जयप्रकाश नारायण, है ना। तो जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी कहा जाता है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। खास करके जो 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, तो उसका सबसे बड़ा, इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विरोधी के रूप में ये आए थे, और इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन संगठित, छात्र आंदोलन संगठित किया था, है ना। तो ये उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप ध्यान में रखेंगे, जेपी जयप्रकाश नारायण। अब देखते हैं लोकमान्य, तो आप जानते ही हैं बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें नेताजी के रूप में कौन है भाई, तो नेताजी, इनको है ना, ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, इनको नेताजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं, इनको सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, है ना। देश, ये भी पूछा जाता है, एक उपनाम ये भी है, देशभक्तों, है ना, का देशभक्त कहा था, देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त कहा था, किसने कहा था, गांधी जी ने इनको कहा था। इन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता, है ना, ये याद रखिएगा, है ना। तो देशभक्तों का देशभक्त कहे ना सुभाष चंद्र बोस, इनको गांधी जी ने कहा। इसके अलावा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, के लिए ये प्रसिद्ध है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुई, ये ध्यान में रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और क्या ध्यान रखते हैं, इन्होंने कुछ नारे दिए थे, ठीक है। जैसे उन्होंने, इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, वो तो आप जानते ही। और जय हिंद का भी नारा, है ना, जो जय हिंद इतना प्रसिद्ध नारा है ना, जय हिंद का नारा दिया, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी इन्हीं का था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, दिल्ली चलो, ठीक है, इसका भी नारा इन्होंने दिया था। जो आज़ाद हिंद फौज था, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के, है ना, ये उनको आज़ाद हिंद फौज को लीड करने बोल सकते हैं, ठीक है, या उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान सकते हैं कि इनको नेताजी का टाइटल कहाँ मिला था, इनको मिला था जर्मनी में, ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे, इनको नेताजी का टाइटल जो है वो कहाँ मिला था, जर्मनी में, ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं कौन, पंडित जी, या जिनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू है, मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, आप जानते ही हैं जवाहरलाल नेहरू देश के, है ना, पहले जो है प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है कि राजा जी, ये कौन है, राजा जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो देखिए तो राजा जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो है सी राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। इनके बारे में आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना, पहले गवर्नर जनरल, है ना, जनरल थे। आप इनके बारे में ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब आगे कौन है, आगे और कुछ नाम बचे हुए हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप उनको याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए कौन कौन से और नाम है, जैसे शहीद आजम किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है भगत सिंह को, ठीक है। इस भगत सिंह के बारे में आप जानते हैं, इनको कब फांसी दी गई थी, है ना,
तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन था उसके ये सदस्य भी थे, ठीक है। उसके बाद शेर कश्मीर किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। देखिए भगत सिंह के बारे में अगेन इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके और डिटेल में समझेंगे। शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है शेर कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है जैनुअल आबदीन को कहा जाता है, जैनुअल आबदीन, है ना, आबदीन, जैनुअल आबदीन को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुए थे, ये हुए थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कौन हुए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं तोताए हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए थे। देखिए तोता ये हिंद किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये सब ध्यान में रखेगा, इन सब से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। तोता हिंद कहते थे किनको, अमीर खुसरो को। आगे देखते हैं हम लोग और क्या नाम बचा हुआ है हमारे पास, है ना। मैसूर टाइगर, है ना। देखिए मैसूर टाइगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, ठीक है। मैसूर टाइगर, बंगाल टाइगर, मराठा टाइगर और, है ना, इनको जो है वो एशिया की रोशनी, तो ये कौन कौन है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं कि देखिए अगर बात करें, है ना, कि मैसूर टाइगर तो किनको कहा जाता है, आपने सुना होगा इनका नाम, है ना। आपने एंग्लो मैसूर युद्ध सुना होगा, यानी कि अंग्रेज और मैसूर के शासक का युद्ध, जिसमें एक शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। तो मैसूर टाइगर किनको कहा गया है, टीपू सुल्तान को कहा गया है। अगेन हिस्ट्री में इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में। इसके अलावा बंगाल टाइगर तो मैंने आपको बता ही दिया, बिपिन चंद्र पॉल और सौरभ गांगुली को भी कहा जाता है। खिलाड़ियों के बारे में हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आऊँगा कि अलग अलग खिलाड़ियों का क्या निकनेम है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हम लोग एक अलग छोटे से वीडियो में पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा देखिए तो मराठा टाइगर के रूप में मैंने ये भी आपको बता दिया कि मराठा टाइगर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया की रोशनी। देखिए एशिया की रोशनी किनको बोलते हैं, ठीक है। देखिए यानी इनको इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। इसको समझिएगा, लाइट ऑफ एशिया। देखिए एशिया की रोशनी ये कहते हैं बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, है ना। तो बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। दरअसल एक किताब आई थी, है ना, लाइट ऑफ एशिया नाम से जो है वो एक किताब आई थी, है ना। और वो किताब किसने लिखी थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एडविन अर्नोल्ड द्वारा रचित एक किताब थी। आप ध्यान में रख सकते हैं क्या है, एडविन, है ना, एडविन अर्नोल्ड, है ना, एडविन अर्नोल्ड की एक किताब आई थी जिसमें जो किस नाम से था, लाइट ऑफ एशिया, है ना। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, लाइट ऑफ एशिया जो किताब है वो एडविन अर्नोल्ड की किताब थी, जो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित था, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं, भगवान बुद्ध को कहते हैं। चलिए आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। स्लाइड्स और बने हुए है ना, लेकिन हम लोग उसको अगेन जो वो अब खिलाड़ी और प्रमुख खिलाड़ी और उनके जो उपनाम है उनसे रिलेटेड है, उनके बारे में हम लोग एक अलग छोटे से क्लास में, है ना, डिस्कस करेंगे। ये क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो आज का क्लास यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना, आज सपोर्ट दीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए रेगुलर काम करें और आप पूरे बिहार एसएससी और बाकी एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए पूरा जीएस, मैथ, रीजनिंग इन सब का क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सके, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत, है ना।